अब हम बहुत देर से जिस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर आनंद कुमार जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। भारत के जाने-माने समाजशास्त्री हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आजकल बहुत ठीक से इस विषय इस क्षेत्र में भी अपना काम कर रहे हैं वो और बहुत प्रभावी भूमिका उपस्थिति भी दर्ज की है उन्होंने पिछले कुछ समय में भारतीय राजनीति के परिदृश्य में। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी से आपने अपना पीएचडी शोध कार्य किया है और यूएस की टेफ्ट्स यूनिवर्सिटी में फुलब्राइट स्कॉलर भी रहे हैं। बीएचयू और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक समाजशास्त्र पढ़ाते रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। वर्तमान में एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में स्वराज अभियान के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर आनंद कुमार सर को। प्लीज सर। धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी है कि 3 बहुत व्यवस्थित वक्तव्यों के साथ अब हम लोग इस गोष्ठी के समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे योगेंद्र यादव ने जो 3 चुनौतियां बताई और जो 2 जिम्मेदारियां बताई, समाज के साथ संवाद और सत्ता व्यवस्था का प्रतिरोध, वो बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने अपने लंबे अध्ययन और सक्रिय बौद्धिक जीवन के आधार पर जो भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रक्रियाओं का इशारा किया, एक शिखर से नीचे की तरफ जाने का काम और दूसरा बुनियाद से गुंबद तक बनाने का काम, और जो अधूरापन उन्होंने इशारा किया कि पिछले कुछ दशकों से आर्थिक नीतियों के कारण अब बुनियाद हमारी हिल रही थी, कमजोर हो रही थी। खेतीहर मजदूर, किसान, असंगठित क्षेत्र के स्त्री पुरुष और उनकी आवाजें धीरे धीरे बंद हो रही थी और बहुत शोर शराबे के साथ भूमंडलीकरण के जरिए वैश्विक पूंजीवाद आ गया था और उससे हम जिस मोड़ पर आके खड़े हैं उसकी तरफ राजीव जी ने कुछ संकेत किया और कुछ सलाह भी दी। खासतौर पर वो जो उन्होंने कहा कि हम विश्लेषण करने के बाद कहाँ जाते हैं, हम अपने लिखे को कितना जीते हैं, हम जिसको उन्होंने अपने शब्दों में कहा पोजीशन क्यों नहीं लेते या पोजीशन लेने की हमारी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। अनीता भारती जी ने जिस तरह से वंचित भारत और विशिष्ट भारत के बीच का अंतर्विरोध और महिलाओं और दलितों की लोकतंत्र की 70 साल की यात्रा के बावजूद लगभग अनदेखी करने की जो एक परंपरा रही है और जो एक बड़ा भारी अभाव है, उसको रेखांकित करके और फिर आज उन्होंने याद दिलाया कि आज और कल के बीच में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती और बाबा साहब अंबेडकर का इस्तीफा, तो वो भी ये संकेत करता है कि राजसत्ता हाथ में आ भी जाए तो जनसत्ता के बिना, जनशक्ति के बिना कुछ ज्यादा हो नहीं सकता। और फिर उन्होंने जो सुझाव दिया कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में प्राण डालना चाहते हैं, तो स्त्री स्वर को, दलित स्वर को, वंचित भारत को हाशिए से धुरी बनाना पड़ेगा। अब जो किताब आई डॉक्टर सीबी यादव की, उनकी पहली किताब का लोकार्पण है। उनके मन में आज के इस कार्यक्रम के प्रति जो आशा रही होगी वो इन 3 वक्तव्यों से पूरी हुई होगी, क्योंकि उनकी किताब के बहाने बहुत गंभीर चर्चा हुई है। दूसरे जो आपकी उपस्थिति है, मैं देख रहा हूं 200 से ज्यादा लोग हैं, ये मामूली बात नहीं है। इतवार का दिन, कोविड का संकट, टेलीविजन पर एक से एक आकर्षक कार्यक्रम, बॉलीवुड से लेकर के आईपीएल तक का नशा, और फिर भी अगर डॉक्टर सीबी यादव के निमंत्रण पर और जनवादी लेखक संघ के निमंत्रण पर इतने लोग आए हैं, तो इसका मतलब है कि राजस्थान में अभी चेतना मरी नहीं है, नशा दिमाग पर चढ़ नहीं गया है। इसलिए आज की ये जो सुबह की बात है, इसको पूरा करते समय मुझे जो कुछ बातें कहनी है, पहले तो किताब के बारे में कुछ राजीव जी ने इशारा किया। 32 लेखों में इन्होंने दुनिया और देश को बार बार जांचा है और जैसा इन्होंने अपनी भूमिका में लिखा
इस किताब को पढ़ने वाले को कोविड संकट से देश का क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ और इसका समाधान क्या है, कुछ सूत्र मिलेंगे, क्योंकि 4 लेख तो कोविड के इर्द गिर्द हैं। फिर कृषि को लेकर के इन्होंने जो ध्यान दिया वो भी बहुत सराहनीय है। आज से साल भर पहले किसानों की चर्चा लगभग नहीं के बराबर थी, लेकिन इस किताब को जो पाठक पढ़ेंगी उनको लगेगा कि एक सजग बुद्धिजीवी जो दूरदृष्टि रखने वाला है उसकी ये किताब है, क्योंकि उन्होंने 5 लेख किसानों पर लिखे। इन्होंने अर्थतंत्र को भी बहुत ध्यान दिया है। अगर आर्थिक अज्ञान रहेगा, अगर आर्थिक प्रक्रियाओं व्यवस्थाओं की जानकारी समझदारी नहीं रहेगी, तो आप बाकी सब चीजों को करते रहिए, बुनियाद बदले बिना समाज का बहुत कुछ बदलता नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री बदल दीजिए, चाहे प्रधानमंत्री बदल दीजिए, लेकिन अगर अर्थतंत्र में बुनियादी बदलाव नहीं आया तो बहुत सारी कहानी जस की तस चलती रहती है। जैसा हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और अभी श्री नरेंद्र मोदी हैं। आपके यहाँ इसके पहले कोई मुख्यमंत्री था, अभी कोई मुख्यमंत्री है, फिर कोई और रहेगा। उत्तर प्रदेश में तो हर जाति धर्म तो नहीं, लेकिन हिंदुओं की हर जाति के लोग वहां मुख्यमंत्री रह चुके और घंटे 2 घंटे नहीं, बरसों बरस रहे, लेकिन अर्थनीति वैसी ही चलती रही, क्रोनी कैपिटलिज्म वाली, वैश्विक भोगवाद वाली। तो ये किताब अच्छा संतुलन है आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण का। इसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के बारे में भी है, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान की समस्याएं और देश की समस्याएं। कुछ लेख इन्होंने विदेश नीति के बारे में भी लिखा है, सुरक्षा नीति के बारे में भी लिखा है। मैं आशा करूंगा कि डॉक्टर सीबी यादव इसी तरह से लेखन जारी रखेंगे, क्योंकि आजकल एक अफवाह ये भी फैली है कि अब लेखों का जमाना गया, किताबों का जमाना तो है ही नहीं, क्योंकि हम ट्विटर की दुनिया में चले गए हैं। अगर आप 140 अक्षरों में अपनी बात नहीं कह सकते तो फिर आपका 140 पन्ने की किताब पढ़ने की फुर्सत किसी को नहीं है। खाली आप पढ़ेंगे, आपका पब्लिशर पढ़ेगा और हो सकता है कि 1-2 समीक्षक पढ़ें। ये अफवाह है। किताबों का मूल्य स्थायी है। जैसे ज्ञान की गरिमा सोने की चमक से, सत्ता की धमक से कभी कम नहीं होने वाली है, वैसे ही पुस्तकों का महत्व किसी भी ज्ञान साधक के लिए बना रहेगा। पहले भी था, जब किताबें छपती नहीं थी, वृक्ष के पत्तों पर लिखी जाती थी, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए डॉक्टर सीबी यादव को बहुत बधाई, और उनके साथ जो सहयोग जिन लोगों ने किया, प्रकाशक के तौर पर, संपादक के तौर पर, उनको भी एक पाठक के रूप में आश्वासन देना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे और गंभीर लेखों का दौर है और इसकी जरूरत है। इनके लेखों की खूबी मुझे ये लगी कि खाली इन्होंने वाक्य विन्यास नहीं किया, शब्द शिल्प नहीं प्रस्तुत किया, इन्होंने हर लेख में कुछ न कुछ तथ्य भी दिए, कुछ आंकड़े दिए, कुछ सिद्धांत बताए, कुछ कानूनों का जिक्र किया। ये जो एक संतुलन है तथ्यों का और विश्लेषण का, आर्थिक तथ्यों, राजनीतिक तथ्यों, सामाजिक प्रसंगों का, ये भी एक अच्छी शैली है और इसको बना के रखना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर में तथ्यों की बड़ी उपेक्षा, लोग बताते हैं कि पिछले 10-12 साल से भारत की अर्थव्यवस्था के बुनियादी आंकड़े उपलब्ध ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ऐसे में तथ्यों का महत्व स्थापित करना इस किताब का एक और योगदान कहा जाएगा। किताब में क्या नहीं है इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो सबसे ज्यादा डॉक्टर सीबी यादव को खुद मालूम होगा। समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते हम आशा करेंगे कि उनके मन में जाति को लेकर के, जेंडर को लेकर के, धर्म को लेकर के, भाषा को लेकर के जो सरोकार उठते होंगे, उनको लिखने के बारे में भी परहेज न करें। आज का समय पॉलिटिकली करेक्ट होने का समय है, इसलिए अगर आप घबराहट में जाति की चर्चा न करें, धर्म की चर्चा न करें, भाषा की चर्चा न करें, तो ये आप अपने साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि वो आपकी चेतना का हिस्सा तो है, समझ का भी हिस्सा है, समाज का भी हिस्सा है। तो फिर चर्चा क्यों न की जाए, उस पर लिखा क्यों न जाए। जैसे आप राज्यपाल की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं, वैसे आप मंदिर और मस्जिद के मठाधीशों और मुल्लाओं की भी चर्चा करिए। जैसे आप सुरक्षा परिषद की चर्चा करते हैं, वैसे भारतीय संसद में विभिन्न वर्गों का क्या प्रतिनिधित्व है, कैसे धीरे धीरे ये
जन सेवकों से धन सेवकों का सदन बन गया, करोड़पति क्लब बन गया। आपने बहुत अच्छे लेख लिखे राज्यसभा के बारे में, क्या दुर्दशा हो गई संसद के इस आधे हिस्से की, और आपने उसका जो विश्लेषण किया, मुझे इनके सुझाव भी बहुत पसंद आए। ये सुझाव नरम है। इस किताब को पढ़ने के बावजूद ये कहना मुश्किल होगा कि ये आदमी तो बागी है, ये आदमी सच कहता है लेकिन प्रिय तरीके से कहता है। 3-4 जगह तो मुझे ये पहले लेखक मिले जिनको अटल बिहारी वाजपेयी के प्रस्तावों और समाधानों की प्रासंगिकता अभी तक याद है। अटल बिहारी वाजपेयी जिस पार्टी के नेता थे, जिस सरकार के मंत्री थे, उनको शायद अटल बिहारी वाजपेयी का खाली नाम याद रह गया होगा, उनकी नीतियां तो कहीं याद ही नहीं होंगी। लेकिन डॉक्टर सीबी यादव उन थोड़े से लेखकों में हैं जिन्होंने इतिहास के साथ न्याय करते हुए आज की समस्याओं के समाधान के लिए अपने परवर्ती नायकों को भी स्मरण किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वालों को भी डॉक्टर सीबी यादव की किताब उठाने में ज्यादा परहेज नहीं होगा, बशर्ते कि उनको अटल बिहारी वाजपेयी का नाम अभी भी याद हो और उनको भारत रत्न देने वालों के प्रति अभी भी स्नेह सम्मान। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। देखिए, आज जो हो रहा है ये पिछले कुछ दशकों से 7 महादोषों को बर्दाश्त करने का नतीजा है। हमने 1991-92 के बाद देश के लोकतंत्र को लुढ़का दिया, इसको एक फिसलन भरी राह पर चला दिया, जहां 2 चीजों का समन्वय हुआ, क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन एट हाई प्लेसेस। चाहे जिसकी सरकार रही, उसने अपने पसंदीदा पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया, और जिनकी मां का नाम मुनाफा, जिनके बाप का नाम मुनाफा, जिनके देश का नाम मुनाफा, ये भारत विरोधी ताकतें थी जो आज नीरव मोदी की शक्ल में, विजय मल्ल्या की शक्ल में जाने कहां कहां बैठी हुई हैं, और हम उनको तलाश रहे हैं। और 6 बरस तो बीत ही गया, एक भी अरबपति गबन करता वापस नहीं आया, पकड़ में नहीं आया। दुनिया इनके कब्जे में है और हम भी इनके कब्जे में चले गए। तो जो हमारी अर्थनीति थी, विकास नीति थी, उसने देश को असमानता के साथ जीना सिखा दिया, अन्याय के साथ जीना सिखा दिया, और 70 बरस से चल रहा है। और इसमें पार्टियों की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि करीब करीब सभी पार्टियों को सत्ता चलाने में हिस्सेदारी मिल गई, आज भी है। अगर आप शुरू करिए कश्मीर से, जहां गवर्नर राज है, आइए पंजाब, किसका राज है और वो राज कैसे आया और वो राज किसके पक्ष में खड़ा है। आ जाइए राजस्थान, खुली हवा कम से कम है राजस्थान में, आप ऐसी गोष्ठी कर ले रहे हैं, ऐसी किताब का लोकार्पण कर रहे हैं। अगर आप हमारे प्रदेश में होते, उत्तर प्रदेश में, या जहां मैं रहता हूं आजकल हरियाणा में, तो बड़ी झंझट होती, किताब छपवा लेते, लेकिन इस तरह का संवाद करना मुश्किल होता। फिर हरियाणा जाइए, फिर दिल्ली आ जाइए, चलिए चला जाए बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब लोग मिलके चल रहे हैं। ये एक संयुक्त परिवार है, कहीं कोई बगावत की आवाज नहीं है। इसलिए दलों का जो बदलता चरित्र रहा है और अपने अपने हिस्से की सत्ता के साथ ये जीना सीख गए हैं, इससे लोगों में परिवर्तन की जो बेचैनी है और दलों की जो भूमिका है, इसमें एक सीधा रिश्ता नहीं बन पा रहा। असल में इस समय 3 दबाव हैं बहुत ज्यादा। एक दबाव तो सत्ता के अंतर्गत भागीदारी का है। वोट का अधिकार जो मिला, उससे राजनीतिक समानता की बुनियाद तो मजबूत बनी है, लेकिन राजनीति का जो रूप है, उसको जाने अनजाने सबने मिल करके, और सबसे ज्यादा इस दौर के केंद्रीय शासन ने लोकतंत्र के प्रवाह को रोक दिया। 73वां 74वां संशोधन बहुत बुनियादी योगदान था श्री राजीव गांधी के राज का, लेकिन उनके बाद जो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सत्ता को जिला सरकार और गांव सरकार तक पहुंचाने में बहुत कंजूसी की। तो जब बोया बोल पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होगा। आप जो नहीं कर सकते थे, अब वो करने वाले दूसरे लोग आ गए। ये तो पहले से केंद्रीकरण के समर्थक हैं। एक नायक, एक ध्वज, एक संगठन, एक भाषा,
एक केंद्र और मजबूत केंद्र, और लोकप्रियता के आधार पर नहीं, अलोकप्रियता के बावजूद लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को फिर से नए वाहकों की जरूरत है। पौराणिक भाषा में जो श्राप से मर गए हजारों लोग, उनको पुनर्जीवन के लिए, मोक्ष के लिए गंगा की जरूरत, लेकिन गंगा स्वर्ग से चल के शिव की जटा में उलझ गई, और आज के शिव ये राजनीतिक दल हैं जो उससे नीचे सत्ता को लाने नहीं देना चाहते, अंतिम आदमी और औरत की कसौटी पर अपने को पेश नहीं करना चाहते। दूसरा दबाव जीवन में बेहतरी का है। अंतिम व्यक्ति को भी बेहतरी चाहिए, और अगर बेहतरी और लोकतंत्र में समझौता करना पड़े तो मुझे, जैसा योगेंद्र जी ने इशारा किया, राजीव भी कह रहे थे, अनीता जी ने बताया कि शायद लोकतंत्र का पलड़ा हल्का पड़ेगा। पिछले चुनाव के ठीक पहले आज जो किसान बगावत कर रहे हैं, हर किसान के खाते में 2000 रुपया नगद आ गया केंद्र सरकार की तरफ से राहत के नाम पर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ये राहुल गांधी जीतेगा कि हारेगा, ये तो जो जीता हुआ है इसी को जिताओ, इसने तो 2000 दिया, बाकी 4000 और देगा, 6000 का वादा था। सीधी घोष दी भी सरकार ने। लेकिन ये जो दबाव है जीवन की बेहतरी का, वो सगुण है, ठोस है, और लोकतंत्र निर्गुण है। कुछ दिन चुप रहने में क्या नुकसान है, लेकिन अगर शाम को रोटी नहीं मिलेगी तो बहुत नुकसान है। दुनिया में अक्सर दक्षिणपंथी ताकतों ने विकास के भूल भुलैया से लोकतंत्र को पराजित किया, और भारत हम उस किनारे पर आ गए। तीसरी समस्या अस्मिता की है। स्वाधीनोत्तर भारत में हमारी जो 200 साल की विदेशी गुलामी से अस्मिताएं दबाई गई थीं, वो सभी अस्मिताएं अंकुरित हो चुकी हैं। भाषा की अस्मिता, जाति की अस्मिता, धर्म की अस्मिता, क्षेत्र की अस्मिता, जेंडर की अस्मिता। अब इसको कौन पहचानता है, कौन सहारा देता है, ये बड़ा सवाल है। राम दोनों तरह के हैं, राम सीता के साथ वाले भी हैं और राम बिना सीता वाले, सीता का निर्वासन करने वाले भी। कृष्ण का इस्तेमाल, मोहम्मद का इस्तेमाल, जीसस का इस्तेमाल, बुद्ध का इस्तेमाल एक तरफा नहीं होगा। करुणा के लिए, मैत्री के लिए, न्याय के लिए हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। श्रीलंका में तो बौद्ध धर्म का बहुमत है और वो बड़ा सख्त शासन है। वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ बड़ी जाति करता रहा, और अब एक भाई प्रधानमंत्री है, दूसरा राष्ट्रपति हो गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। भारत में जो हिंदू राष्ट्र आपको बनाने का सपना दिखाते हैं, उनको कहिए कि नेपाल का टिकट लेके चले जाएं। नेपाल में तो पिछले 70 साल से हिंदू राष्ट्र था, ये माओवादियों के आने के पहले तक, और वहां पर क्या दुर्दशा है। नेपाल की लड़कियां और नेपाल के लड़कों का क्या भविष्य है। भारत के बाजारों में, श्रम बाजार से लेकर देह बाजार तक, नेपाली, हिंदू राष्ट्र के हिंदू नेपाली अपनी जिंदगी को नरक में जी रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक। तो धर्म का इस्तेमाल, अस्मिता का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल यथास्थितिवादी ताकतें, परिवर्तन विरोधी ताकतें भी कर सकती हैं। उनकी हम उपेक्षा करेंगे तो दूसरे उसको ले जाएंगे। इन तीन दबावों के कारण आज हम संकट में हैं, और उन संकट के अलग अलग पहलुओं को डॉक्टर सीबी यादव ने पेश किया। इस समय भारत 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। संपन्न भारत, परिवर्तनशील भारत और वंचित भारत। संपन्न भारत और परिवर्तनशील भारत दोनों इस मौजूदा सत्ता व्यवस्था के आधार हैं। उनको स्थिरता चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहिए। अनीता जी, राजीव जी और योगेंद्र यादव तीनों मिलकर खड़े हो जाएं डॉक्टर सीबी यादव के साथ और कहें कि चलो परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है, तो वंचित भारत तो आपके साथ खड़ा होगा, लेकिन उसके पांव में वो दम नहीं है कि वो बहुत देर तक खड़ा रह सके। उसको अपनी रोजी भी कमानी, उसको पुलिस का आतंक भी झेलना है, गुंडों का, दबंग जातियों का। और ये जो परिवर्तनशील या संक्रमणशील भारत है, जिसके पांव तो कीचड़ में सने हुए, गरीबी में है, लेकिन उसकी आंखें आसमान में देख रही हैं, वो अभी भी भूमंडलीकरण के आकर्षण में है। यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, कहीं ना कहीं हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है।
तो वो दुबई भागा जा रहा, दुबई से लेके कनाडा तक अलग अलग वर्गों के लोग अपना भविष्य तलाशने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाए हुए, और इनमें परिवर्तन की भूख नहीं है। परिवर्तन चाहिए लेकिन स्थिरता के साथ। अगर स्थिरता और परिवर्तन दोनों में से चुनना पड़े तो जो संपन्न भारत है और परिवर्तनशील भारत है वो स्थिरता को पसंद करेगा। लोकतंत्र परिवर्तन की कहानी है। लोकतंत्र में 5 साल से ज्यादा किसी को चुनाव की जीतने की हारने की गारंटी है ही नहीं है, तो उनको लोकतंत्र से भी नाराजगी है। इसीलिए धीरे धीरे करके लोकतंत्र विश्वविद्यालयों में पहले मरा, छात्र संघ स्थगित कर दिए गए, अध्यापक संघ स्थगित कर दिए गए, कर्मचारी संघ स्थगित कर दिए गए। लोकतंत्र धीरे धीरे पार्टियों में मरा, न खाता न बही, जो नेता कहे वही सही, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। लोकतंत्र का कोई अभ्यास नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पूरे 14 साल के प्रधानमंत्री काल में स्कूल टीचर की तरह से सदन में आते थे और पूरा भाषण सुनते थे, छोटी पार्टी का बड़ी पार्टी का। गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अपने विरोधियों का ज्यादा सम्मान करते थे अपनी चापलूसी करने वालों से, और राष्ट्रीय मंच के रूप में कई विचारों का महासंगम होता था राष्ट्रीय आंदोलन। आज पार्टियों में विचार तो खत्म ही है, अधिकांश पार्टियों में, बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों को छोड़ के। बहुत बड़ा भारत तो इन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों या विचारहीन पार्टियों के दायरे में, और इन विचारहीन पार्टियों में व्यक्तियों का वर्चस्व है। तो ये छोटे जो सामंत हैं उनके तुलना में एक बड़ा सामंत अगर मिल गया है देश को नरेंद्र मोदी की शक्ल में, क्या बुराई है। 20 बरस से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, और उड़ीसा की कहानी कोई बहुत बेहतर नहीं हुई है। तो जो उड़ीसा को नवीन पटनायक को सौंप सकता है वो भारत को नरेंद्र मोदी को सौंपने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। और जो नई पार्टियां भी बनी, अभी हम लोगों ने एक प्रयोग किया आम आदमी पार्टी का, वहां भी आंतरिक लोकतंत्र के सवाल पर टूट हुई और व्यक्ति के साथ लोग खड़े हो गए, क्योंकि व्यक्ति के हाथ में सरकार की चाबी थी। मैं अपनी बात खत्म करता हूं ये याद कराते हुए कि इस समय हमारी दल व्यवस्था में लोकतंत्र सूख चुका है। हमारी सार्वजनिक संस्कृति में, पब्लिक स्फीयर में लोकतंत्र का अवकाश घट रहा है। वो आप विरोध करिए तो कहते हैं ये झोला छाप लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग। झूठ, बिल्कुल झूठ। लेकिन वो कहते हैं कि लिबरल और लेफ्टिस्ट मिलकर के देश का नाश कर रहे हैं, और इनको मालूम नहीं कि अगर लिबरल और लेफ्टिस्ट नहीं होते तो न मीडिया की आजादी होती, न नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बनती। ये तो तभी सत्ता में आए जब लोकतंत्र आया। लोकतंत्र तभी आया जब 1905 से लगातार प्रगतिशील सपनों के साथ देश आगे बढ़ा, कुर्बानियों के साथ। बिना भगत सिंह के भारतीय लोकतंत्र की कहानी अधूरी रहेगी, बिना अंबेडकर के, बिना गांधी सुभाष नेहरू के, बिना भारत छोड़ो आंदोलन के, बिना मजदूर संगठनों और किसान आंदोलनों के। फिर तो गुजरात से सामंत चुन के आते और राजस्थान से रावल लोग जीत के जाते। तो साथियों, शुरुआत के लिए घर से सफाई करनी पड़ेगी। मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान में विश्वविद्यालय से लेकर के विचार केंद्रों तक एक नई आभा, एक नई आशा, एक नया प्रवाह है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि राजीव गुप्ता जैसे लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, अंबेडकरवादी विचारक, गांधीवादी विचारक, इन सब लोगों को बार बार जोड़ा जाए। बिना बुनियाद में जो कमियां आ गई उनको दूर किए हम लड़ नहीं पाएंगे। और जब एक बार लड़ने की मजबूरी पैदा हो ही गई है, इनके इरादे साफ हो गए, तो मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूं कि आज विश्व पूंजीवाद का कोई भविष्य नहीं है। सारी दुनिया में पूंजीवादी राष्ट्रवाद लौट रहा है। विश्व पूंजीवाद का जो महाकेंद्र था अमेरिका, उसका महानायक पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का श्वेत श्री बराक ओबामा थे, अब व्हाइट सुप्रीमेसी के प्रवक्ता श्री ट्रंप राष्ट्रपति हैं। लेकिन दोनों में एक समानता है,
दोनों बी अमेरिकन बाई अमेरिकन की बात करते थे। दोनों अमेरिकी आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रवक्ता थे। आज भारत में भी आर्थिक राष्ट्रवाद सिर उठा रहा है, लेकिन भारत का बाजार चीन के कब्जे में है। तो यहां आर्थिक राष्ट्रवाद के लिए जो आह्वान किया गया वो गांधी की गोद में जाके बैठने का आह्वान है। वो कहते हैं लोकल को महत्व दो, करघे को खोजो, गांव के उद्योगों को जगाओ। 30 बरस आपने जिसको एक बूंद पानी भी नहीं दिया, अब उसमें आप प्राण खोज रहे हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं टिक पाएंगे। इसके लिए अर्थनीति की दिशा बदलनी पड़ेगी। ये जो उल्टी गंगा बही है 30 बरस, इसको सीधा करना पड़ेगा और भूमिहीन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। कारखाना मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ऐसे शहरी रोजगार गारंटी योजना लानी पड़ेगी। जैसे संगठित क्षेत्र 8% के लिए कानून बने हैं, वैसे ही सोशल सिक्योरिटी और जॉब गारंटी की स्कीम तथा कथित असंगठित क्षेत्र में भी लानी पड़ेगी। ये अगर आप करना शुरू करेंगे, आर्थिक नवनिर्माण और सामाजिक नवनिर्माण, जाति भेद और लिंग भेद का उन्मूलन करने के लिए जो ठहरा हुआ हमारा अभ्यास था, आवेग था, ये दलित स्वर में जो विभाजन हो गया, जो कल का दलित पैंथर था आज सबसे बड़ा राजा का बाजा बजाने वाला है केंद्रीय मंत्रिमंडल में। बंबई की गलियों से निकला नौजवान आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में है और उसको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती। बिहार के समाजवादियों की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए हुए लोग केंद्रीय सरकार के सबसे बड़े पहरुआ बन गए। इसका भी संशोधन करना पड़ेगा। और विचारधाराओं पर जो काई जम गई है, मार्क्सवाद पर जो काई जम गई 30-35 साल के शासन के कारण, बंगाल के अनुभव के कारण, समाजवाद पर जो काई जम गई परिवारवाद की, क्रोनी कैपिटलिज्म की, उत्तर प्रदेश और बिहार में बार बार चुनाव जीतने के कारण वोट बैंक बना करके उस काई को मारना पड़ेगा। अंबेडकर और गांधी की भी छवि को उनकी क्रांतिकारिता से जोड़ना पड़ेगा। माला पहनाने का काम बहुत हो गया, मूर्तियां बनाने के काम से तो गांधी पहले ही थक गए थे, अब अंबेडकर भी थक गए होंगे। कोई शहर ही नहीं बचा जहां अम्बेडकर जी की मूर्ति न लगी हो, और कोई शहर नहीं बचा जहां पर अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम न होता। अपने हाथ से मैला उठा रहे हैं लोग दिल्ली में, और 6 दिसंबर को 14 अप्रैल को जाके माला भी पहना रहे हैं। इस ढोंग से बाहर निकलना पड़ेगा और इसमें इसका सीधा रास्ता लेखन है, चिंतन है, संवाद है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं फिर से बधाई देते हुए। मैं इसी आकर्षण से आया था आपके कार्यक्रम में कि चलो नई पीढ़ी का कोई एक युवा समाज वैज्ञानिक अपनी बात न सिर्फ लिखता है बल्कि उसको प्रस्तुत भी करने का आत्मबल रखता है, और इसीलिए लोकार्पण समारोह कर रहे हैं। डॉक्टर सीबी यादव ने अपने 3 पीढ़ियों को एक साथ इकट्ठा किया, प्रोफेसर राजीव गुप्ता जैसे वरिष्ठ साथी को, योगेंद्र यादव जी को, अपने समकालीन अनीता जी को, और आप सब उसमें जुड़े, मनीष जी वगैरह। ये बहुत खुशी की बात है। इस एकता को बनाए रखिए और तब साल भर बाद माहौल बदलता जरूर दिखाई पड़ेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। बहुत धन्यवाद।